नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम वन और वन्य संसाधन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में आप देख रहे हैं, नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वत, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित कर दें। तो इन सेंटेंस को देखकर, आपको सुनकर, समझकर आपको केवल एक ही बात समझ में आती है कि ये लेप्चा का लोक संगीत है। और लेप्चा जनजाति भारत में पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिलों दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जो सिक्किम को टच करने वाले, भूटान को टच करने वाले ज़िले हैं, उन सब में लेप्चा लोग मिलते हैं। सिक्किम में भी ये लोग बहुतायत में मिलते हैं। तो इनका ये जो लोकगीत है, ये प्रकृति को, जो हमारी ट्राइबल जनसंख्या होती है वो ज़्यादातर मदर नेचर, माता प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इस चैप्टर में आप इसी प्रकार का जो मदर नेचर के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, इस संबंधी विभिन्न जानकारियाँ हासिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इस चैप्टर में आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, जोंक से वट वृक्ष जैसे विशालकाय वृक्ष, हाथी जैसे मैमल्स और ब्लू व्हेल जैसे इस पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। या आपने देखा होगा कि ये जीवधारी करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। तो इन सब के आवासीय स्थल को हम आवासीय स्थल के रूप में पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है पूरे सोलर सिस्टम में। और ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलकर एक विविधता भरा वातावरण बनाते हैं, जिसमें स्वयं मनुष्य भी निवास करता है। इस सब को हम पारिस्थितिकी तंत्र, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसमें मानव और जीवधारी एक दूसरे के साथ जटिल तंत्र से जुड़े हुए हैं, यानी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए है कि जैसे सभी जीवधारी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश के साथ और उनकी रासायनिक अभिक्रिया करके वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और वो खुद भी सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे से पारिस्थितिक तंत्र में जुड़े हुए हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र वास्तव में जटिलताओं से भरा हुआ एक प्रकार का तंत्र या व्यवस्था है। अब आगे आता है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा एंड फना इन इंडिया। तो भारत में यदि आप देखें तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां बड़ा देश है। और यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है भारत। पूरी दुनिया में ऐसे लगभग 36 स्थान पाए जाते हैं, 36 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। और कुल मिलाकर पूरी दुनिया में केवल 12 कंट्री हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। और उनमें से एक कंट्री अपना भारत यानी अपना इंडिया है। और यदि भारत की भी बात करें तो भारत में 3 प्रमुख स्थान हैं, मालाबार कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और हिमालयी क्षेत्र। इन सब में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहाँ पर मिलती है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और ऐसे एरिया इक्वेटोरियल रीजन है, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, अमेजन फॉरेस्ट ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका में, और कांगो बेसिन अफ्रीका में, भारत और इंडोनेशिया एशिया में। और यदि भारत की जैव विविधता की बात करें तो हम विश्व के समृद्ध देशों में से हैं। और यहाँ पर पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी का 8% हिस्सा यहाँ मिलता है, जिसमें लगभग भारत में 56 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे सब शामिल हैं। और यदि हम वनस्पति जात और इस प्राणी जात का अध्ययन करें तो हम पाएंगे ये एक दूसरे के साथ
कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से पर्यावरण में जुड़े हुए हैं। और लेकिन आपने एक बात और भी देखी होगी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, नगरों का प्रसार हुआ है, बस्तियां बढ़ी हैं, तो वनों को काटा जा रहा है, जीव जंतुओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो हमें उन सब के संरक्षण की आवश्यकता भी है। भारत में यदि भारत के क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो आज भी लगभग 21% से 23% के आसपास वन मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर कम से कम 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। और उनका ह्रास पिछले कुछ वर्षों में कृषि के विकास के कारण से बहुत अधिक हुआ है, नगरीयकरण के कारण से हुआ है। इसके साथ साथ जो रेलवे और रोडवेज का नेटवर्क हमने बढ़ाया है, उसके कारण से भी वनों और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा है। जबकि आप देखेंगे, जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो वनों में रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, वो फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा ही प्रयास भारत सरकार ने भी किया कि 1960 और 70 के दशक में 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये पारित किया, और 1952 में इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन अधिनियम ये पारित किया था, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, विभिन्न प्रकार की लिमिटेशन की गई कि किस प्रकार से हम वनों का दोहन कर सकते हैं, किन वनों का दोहन नहीं किया जा सकता। जीव जंतुओं का शिकार हमारे देश में 1972 के प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, यानी उनकी जातियां जो संकटग्रस्त हैं, उनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उनको कानूनी संरक्षण है, उनके व्यापार पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के नेशनल, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव पशु विहार, इनकी स्थापना की है अलग अलग एरिया में। जैसे उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो ऐसे अनेक पार्क बनाए हैं, जिनके तहत अनेक प्रजातियां जिनको खत्म होने का या उनकी जाति को समाप्त होने का गंभीर खतरा था, जिनको संरक्षण दिया गया है। जैसे इनमें कुछ यहाँ आपके दिए गए हैं, जैसे बाघ, टाइगर। तो टाइगर के लिए हर वर्ष इंटरनेशनल लेवल पर टाइगर के संरक्षण के लिए हम वर्ल्ड टाइगर डे भी सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को। और भारत में भी 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई ताकि बाघों को हम बचा सकें। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, और बाघ जो है भारत का नेशनल एनिमल भी है। इसी प्रकार से एक सींग वाला राइनो जो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में मिलता है, इसके संरक्षण के लिए कश्मीरी हिरण जो कश्मीर में मिलता है, जिसे हम हंगुल भी कहते हैं, इन सब को बचाने के लिए प्रयास किया गया है। भारत एक दृष्टिकोण से और भी प्राउड फील कर सकता है कि भारत में दुनिया में मिलने वाले तीनों प्रकार के मगरमच्छ यानी घड़ियाल जो है वो भारत में मिलते हैं। रेप्टाइल्स में आता है ये, जलीय मगरमच्छ, खारे पानी में मिलने वाला मगरमच्छ और घड़ियाल। घड़ियाल तो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। और एशियाई शेर यानी जिसको हम लॉयन कहते हैं, जिसके चेहरे पर बाल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्राणी भारत में मिलते हैं। इन सब के संरक्षण के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। इनके साथ साथ सरकार ने हाथी परियोजना यानी भारतीय हाथी, दो प्रकार के हाथी दुनिया में मिलते हैं। एक अफ्रीकन हाथी जिसका कद ऊंचा होता है, कान बड़े होते हैं। एक होता है भारतीय हाथी जिसका कद तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम होता है और उसके कानों का साइज भी छोटा होता है। तो उस भारतीय हाथी को बचाने के लिए, इसके अलावा काला हिरण जो हिरण होता है जिसकी कमर पर काले रंग के बाल होते हैं, जिनको बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं स्थानीय रूप से भी और सरकार के रूप से भी। ये खासकर राजस्थान के एरिया में मिलता है। चिंकारा जिसको लाल रंग का चीतीदार हिरण भी हम कह सकते हैं, भारतीय गोंडावन यानी भारतीय इंडियन बस्टर्ड इसको बोला जाता है, और हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड्स जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। इन सब के शिकार पर और व्यापार पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से या कहीं कहीं पर आंशिक रूप से लगाया गया ताकि उनको
बचाया जा सके। इसी प्रकार से एक परियोजना इंडिया में चली जिसको हम कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, जो 1973 में शुरू किया गया था। उस समय केवल भारत में या कहिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या केवल और केवल 1827 बची थी, और इसको बचाने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चोरी छिपे बाघों का शिकार करते थे, उनकी त्वचा को बेचना या उनके शारीरिक अंगों को विश्व बाजार में बेच दिया करते थे। तो इसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप से बहुत सारे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया और बाघों के शिकार पर रोक लगाई गई, जिसके कारण से भारत में बाघों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ी है। इस समय लगभग 3640 के आसपास बाघ भारत में है। इसके बारे में और ज़्यादा यदि आप डिटेल चाहते हैं बाघों के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। अभी मैंने 29 जुलाई को एक वीडियो बनाई थी टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो टाइगर डे के ऊपर, तो उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि पूरी दुनिया में कितने टाइगर हैं, कितनी उनकी प्रजातियां हैं, कितने भारत में मिलते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है या नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलते हैं। तो ऐसी डिटेल मैं आई बटन में भी दे दूंगा और जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। मेन बात ये है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है। और इसमें ये आप देख रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलने वाला वन सींग वाला राइनो, और ये है हिरन, ठीक है। और इसी प्रकार से भारत में बहुत सारे स्थानों पर नेशनल पार्क की स्थापना भी की गई है। ये आपसे मैप पर भी पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन एक प्रकार का डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी वन मिलते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इनका नाम सुंदरी वन है या सुंदरवन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, और केरल के आसाम में मानस नेशनल पार्क, और केरल में पेरियार। तो ये 4-5 हैं, आप ध्यान देंगे। उत्तराखंड में कॉर्बेट, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, आसाम में मानस और केरल में पेरियार। मैं इसका मैप भी आपके इसमें दे देता हूँ, तो आप मैप पर भी ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और छोटी छोटी जो जीव जातियाँ हैं, जैसे जिसमें कुछ भृंग हो सकते हैं, कुछ कीट पतंगे हो सकते हैं, तितलियाँ हो सकती है, उनके बचाने के लिए भी सरकार ने 1991 में कुछ पौधों को भी ऐसी पहली बार 1991 में 6 प्रकार के पौधों को भी संकटग्रस्त जातियों की सूची में रखा था, और उनके किसी भी प्रकार के काटने पर रोक लगा दी गई थी, यानी उनको भी प्रोटेक्टेड किया गया था। और 1980s के अंदर भारतीय जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 1980s में और 86 में सैकड़ों तितलियों को, पतंगों को, भृंगों को, ड्रैगन फ्लाई को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात आती है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो उन प्रयासों में एक प्रयास ये किया गया है कि जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, इसके अंतर्गत देश के लगभग आधे से अधिक वन इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी उनको रिजर्व किया गया है कि वहाँ पर वन संरक्षण और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ये वन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। दूसरे होते हैं रक्षित वन जिनका कंजर्वेशन किया जाता है। वन अधिनियम के तहत ये देश के कुल वन का 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। इसमें वनों को बचाने के लिए और उनको और अधिक नुकसान ना पहुँचे इसके लिए उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और तीसरे होते हैं अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसके अंतर्गत वे वन आते हैं जो बंजर भूमि पर या सामुदायिक भूमि पर या शहरों में पार्क के रूप में या ग्रीन बेल्ट के रूप में शामिल होते हैं, जिनका स्वामित्व या तो सरकार के पास होता है या किसी व्यक्ति के पास होता है या वो किसी कम्युनिटी के या समुदाय के होते हैं। इनको हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। जो आरक्षित और रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट, ये दोनों जो हैं स्थायी वन होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी के लिए, वन्य पदार्थों को बचाने के लिए और उनके बचाव के लिए किया जाता है।
अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस एरिया में है? तो भारत में जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं उनके अंतर्गत सबसे बड़ा एरिया, सर्वाधिक बड़ा एरिया मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर कुल वनों का 75% से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त कुछ एरिया और भी हैं जहाँ पर वन अधिक मिलते हैं, जैसे कहता है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कंजर्वेट किया गया है। इसके साथ साथ बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इसमें जो कुल वन है उनका एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में रखा गया है, ठीक है, रक्षित वनों के रूप में। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और गुजरात, इनमें जो अधिकांश वन हैं उनको अवर्गीकृत वन के रूप में रखा गया है और इनका जो रख रखाव है वो सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। अब बात ये आती है कि जो हमारे समुदाय रहे हैं, जो हमारी एनिशिएंट सोसाइटीज़ से लेके और प्रेजेंट सोसाइटी तक, वो वनों की रक्षा करने के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए विभिन्न कार्य हमेशा से करते रहे हैं। तो वे कौन कौन से हैं? जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व है राजस्थान के, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरियाणा से जैसे ही आप जयपुर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो अलवर आएगा और उसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इस अधिनियम को बनाने के लिए, यहाँ पर जो वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया, उसके लिए स्थानीय लोगों ने बहुत अधिक प्रयास किया था और उन लोगों ने वहाँ पर खनन कार्य को बंद कराने के लिए वो काफ़ी लंबे समय तक सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते रहे, संघर्ष करते रहे और आखिरकार वो इस एरिया को प्रोटेक्ट एरिया या टाइगर प्रोजेक्ट बनाने में सफल रहे। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने ऐसे ही एक अन्य एरिया को प्रोटेक्ट कराया जिसमें 1200 हेक्टेयर वन भूमि थी, जिसको भैरव देव डाकव सेंचुरी इसके रूप में घोषित कराया। वहाँ पर भैरव देव का मंदिर है और जो है इस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पर जो है सभी प्रकार के वे नियम लागू कर दिए गए बाद में सरकार के द्वारा कि किसी भी प्रकार से इसमें बाहरी लोग जो आउटसाइडर हैं, उस अलवर डिस्ट्रिक्ट से बाहर के लोग जो हैं वो बगैर परमिशन के वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। यानी सीधी बात ये थी कि वनों को बचाने के लिए ये प्रयास किया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी नेचर की बात की गई है और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर के जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ, ये ट्राइबल पीपल्स हैं जो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। यानी छोटा नागपुर का एरिया झारखंड के अंतर्गत, उड़ीसा के अंतर्गत ये एरिया आता है, वेस्ट बंगाल का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें आएगा छोटा नागपुर पठार में। तो यहाँ पर मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं जो महुए के पेड़ की और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली के पेड़ की और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और हमने भी यहाँ पर भी देखा होगा, अपने हरियाणा में भी बहुत सारे लोग शादी के दौरान, किसी घर के मुहूर्त के दौरान दरवाजे पर आपने देखा होगा पीपल के पत्ते या आम के पत्ते, या नवरात्रि के व्रत के दौरान हम नारियल रखने के लिए आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारा राजस्थान के लोग भी वनों की काफ़ी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भारत की अनेक जनजातियाँ, और एक हमारे देश के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये कार्य हुआ था जिसको हम बोलते हैं पेड़ बचाओ, ठीक है, तो जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जब सरकार के द्वारा या जो प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा जब वनों को काटा जाने लगा तो वहाँ की महिलाओं ने गोरा देवी के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वनों को बचाने के लिए वनों के चारों ओर से वो उन्होंने उसको एक दूसरे का हाथ पकड़कर कवर कर लिया था कि वनों को ना काटा जाए। तो इसी प्रकार से फिर उड़ीसा में भी कर्नाटका में भी एक ऐसा ही आंदोलन चला था जिसे हम अपीको आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको हम उत्तराखंड में कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन, उसको उड़ीसा में अपीको आंदोलन, उड़ीसा नाम याद आ रहा है बार बार, उसको कहते हैं कर्नाटक में अपीको आंदोलन के नाम से ये आंदोलन चला। ये आ ही गया आपका चिपको आंदोलन हिमालय में। तो ठीक है, ये उत्तराखंड की बात है। और फिर वहाँ पर एक प्रोजेक्ट और चला था
जो टिहरी, उत्तराखंड में टिहरी प्रोजेक्ट है, टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा 261 मीटर ऊंचा बांध है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जब ये टिहरी डैम बना है तो उसके संदर्भ में आपका एक चैप्टर भी आता है शायद हिंदी में, माटी वाली, तो वो भी इसी से रिलेटेड कहानी है। तो वहाँ पर एक टिहरी के किसानों ने आंदोलन चलाया था जिसको कहते हैं बीज बचाओ आंदोलन, और एक उन्होंने आंदोलन चलाया था नव धान्य। नव मीन्स नया और धान्य मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट है, यानी नए वृक्ष लगाए जाएं और उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल जो यूज है वो ना किया जाए। ठीक है, तो फसलों को, बीजों को केमिकलाइजेशन होने से बचाना था कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उनके नेचुरल बीजों को खराब कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार ने काम और किया था 1988 में, ये उड़ीसा राज्य से शुरुआत किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, तो ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1988 में ओडिशा राज्य से वनों के संरक्षण के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सेंटेंस आप गौतम बुद्ध का भी पढ़ेंगे। 487 ईस्वी पूर्व का है ये कथन। ठीक है, यानी ईसा से 487 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु उदार पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता रहता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो कभी कभी आपसे हो सकता है पेपर में सीधा पहले तो यही है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये गौतम बुद्ध की है, महात्मा बुद्ध की है। ठीक है, और इसमें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो भाई, पेड़ ऐसा है जो आज जीवन अपने हर एक अंग के द्वारा प्रकृति की, मानव की जो है कुछ ना कुछ वो देता ही रहता है, लेता कुछ नहीं है। लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उससे भी वो पर्यावरण को शुद्ध करता है, छाया देता है, फल देता है, मिट्टी का संरक्षण करता है, वर्षा को लाने में सहायक होता है, जीव जंतुओं को आश्रय देता है। और आगे ये भी बात कह दी गई है कि जो लोग उसको काटने के लिए आता है, यदि वो भी उसकी छाया में बैठना चाहे तो उसको भी छाया देता है। तो इस प्रकार से वृक्ष जो हैं बहुत सारे दयालु होते हैं, तो हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये आपका था चैप्टर। अब आगे आपके क्वेश्चन हैं जिसमें आपने जो है इनको कर लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। कोई किसी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप किस चैप्टर पे लेक्चर सुनना या देखना पसंद करेंगे वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।